हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं राहिल सिंघल, ऑल इंडिया रैंक होल्डर, सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने सारे सीए दोस्तों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज लेकर आया हूं। जो भी स्टूडेंट सीए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके मन में ये तो रहता है कि भैया मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व तो करूं, लेकिन जब सॉल्व करने बैठता हूं तो क्वेश्चंस के लेंथ को देखकर डर जाता हूं और समझ में नहीं आता है कैसे अकेले सॉल्व करूंगा। तो इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं आईसीएआई के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन एंड दैट टू चैप्टर वाइज। तो हर एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन आपको सोल्यूशन मिलेगा। जैसे सपोज कॉस्ट शीट हमने उठाया, तो कॉस्ट शीट का नवंबर 18, अगर नवंबर 18 में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है तो सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस किया, छोटा क्वेश्चन है तो दो तीन डिस्कस कर लिया, कि 1 घंटे का एक वीडियो हमारा रहे और इस वीडियो में जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हो पाए हम डिस्कस कर ले, ताकि आपको बहुत देर तक एक वीडियो के लिए बैठना ना पड़े और आप धीरे धीरे सॉल्व करते चले जाओ। तो ये वीडियो को देखने से आपको पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इनकी क्लैरिटी तो मिलेगी ही, साथ में आपको यह भी पता चलेगा कि आपको अपने आंसर्स कैसे लिखने हैं। मींस आईसीआई जब आपको मार्क्स देगी तो वो कैसा आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, तो पूरा राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा। एंड थर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नए जो केस स्टडीज बनते हैं उनमें भी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि जो हमारे केस स्टडीज बनते हैं वो भी तो क्या है, इन्हीं फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो अगर आपने फुल फ्लेजेड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो सीख लिया, तो ऑटोमेटिकली आपसे आईसीआई की जो न्यू केस स्टडी है वो भी बन जाएगी। चलिए, तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। लेट्स बिगिन। दिसंबर 21, आइए। G Limited manufactures leather bags for office and school purposes. The following information is related with the production of leather bags for the month of September 21. लेदर बैग्स हमने प्रोड्यूस किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। Leather sheets and cotton clothes are the main inputs and the estimated requirement per bag is 2 meter of leather sheet and 1 meter of cotton cloth. एक बैग बनाने के लिए हमें, ये सपोज करिए हमारा बैग है, तो इसमें हमें क्या लगता है, 2 मीटर लगता है लेदर शीट। लेदर शीट है 2 मीटर और कॉटन क्लोथ है 1 मीटर। 2:1 का रेशियो चल रहा है। 2000 meter of leather sheets and 1000 meter of cotton clothes are purchased at 3,20,000 and 15,000 respectively. Freight paid on purchases 8,500. तो ये हमें क्या मिल रहा है, रॉ मटेरियल परचेजेस 3,20,000 लेदर का, 15,000 रुपीज कॉटन का और 8,500 फ्रेट। तो हम ऐड करेंगे और हमने कितने परचेजेस किए हैं, 2000 मीटर ऑफ लेदर शीट्स और 1000 मीटर ऑफ कॉटन क्लोथ्स। तो ज़रूर मैंने 1000 बैग बनाए होंगे। एक बैग को बनाने के लिए 2 मीटर लेदर शीट और 1 मीटर कॉटन क्लोथ लगता है, तो 2000 मीटर ऑफ लेदर शीट मैंने खरीदी है और 1000 मीटर ऑफ कॉटन क्लोथ, मतलब मैंने 1000 बैग्स बनाए होंगे ना, क्योंकि 1000 बैग बनाने के लिए मेरे को 2000 मीटर ऑफ लेदर शीट्स लगने वाले हैं और 1000 मीटर ऑफ कॉटन क्लोथ लगेगा। स्टिचिंग एंड फिनिशिंग नीड 2000 मैन आवर्स एट 80 पर मैन आवर। 1000 बैग्स मैं बना रहा हूँ, 2000 मैन आवर्स लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 80 पर आवर। तो टोटल पैसे मैं कितने देने वाला हूँ, 1,60,000। 2000 मैन आवर्स है और एक मैन आवर का 80 रुपीज़। अदर डायरेक्ट कॉस्ट 10 रुपीज़ पर लेबर आवर इज इनकर्ड। डायरेक्ट कॉस्ट बाकी क्या है, 10 रुपीज़ पर लेबर आवर। 2000 इंटू 10, 20,000। 2000 मैन आवर्स है और 10 रुपीज़ कॉस्ट है, 20,000। G Limited have 4 machines at a total cost of 22 lakhs. Machines have a life of 10 years with a scrap value of 10% of the original cost. Depreciation is charged on straight line method. Depreciation भी मिल जाएगा। 22 लाख रुपीस कॉस्ट है, 10 साल की वैल्यू है, 10 साल की लाइफ है और 10% जो है वो स्क्रैप वैल्यू है। 22 लाख का 10%, 2,20,000। डिप्रिसिएशन कैसे मिलेगा, 22 लाख माइनस 2,20,000 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 साल की लाइफ है। 22 lakhs डिवाइडेड बाई 10,
1,98,000 ये डेप्रीसिएशन है। और डेप्रीसिएशन किसकी है? मशीनरी की। मशीनरी कहाँ पे रहता है? फैक्ट्री में। ये किसका खर्चा है? वेरी गुड, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स ऑफिस स्टाफ्स आर 45,000, 72,000। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है 45,000, सेल्स ऑफिस का खर्चा है 72,000। G Limited pays 1,20,000 per month as rent for a 2,400 square feet factory premises. The administrative and sales office occupies 240 square feet and 200 square feet respectively of factory space. बताना चाह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्स ऑफिस है उसमें से ये जो हमारा 2,400 स्क्वायर फीट की जो फैक्ट्री है, इसमें पूरा फैक्ट्री नहीं है, इसमें कुछ एडमिन डिपार्टमेंट है, कुछ सेल्स ऑफिस डिपार्टमेंट है। तो जो पार्ट फैक्ट्री का होगा वो फैक्ट्री कॉस्ट में चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। जो पार्ट एडमिन ओवरहेड्स मतलब ऑफिस का होगा दैट विल गो टू एडमिन ओवरहेड्स। और जो सेल्स ऑफिस का खर्चा होगा वो कहाँ चला जाएगा? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। तो यहाँ 3 खर्चे निकलने वाले हैं, एक फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक एडमिन ओवरहेड और एक हमारा आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड बैग्स। देखिए फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी, फिनिश बैग्स की मैं डिलीवरी करवा रहा हूं, उस पर मैं फ्रेट दे रहा हूं, तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ड्यूरिंग द मंथ 35 kgs ऑफ स्क्रैप आर सोल्ड एट 150 पर kg। स्क्रैप कहां पे आपको माइनस करना है ये भी पता है। देयर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इनपुट मटेरियल, देयर इज अ फिनिश स्टॉक ऑफ 100 बैग्स एट द स्टॉक ऑफ द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाना है, एकदम ईजी है, कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है भैया। चलिए आइए हम बनाते हैं। यहाँ पे ना हम थोड़ा अपने हिसाब से ही बनाएंगे, तो डिलीट करते जाते हैं इन सबको। सबसे पहले हम लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में हमारे पास 3 चीजें, एक तो लेदर शीट है, एक कॉटन क्लॉथ है और फ्रेट ऑन अबव है। लेदर शीट्स, कॉटन क्लॉथ और एक है हमारा फ्रेट। लेदर शीट्स की वैल्यू क्या है? लेदर शीट्स की वैल्यू है 3,20,000। कॉटन क्लॉथ है हमारा 15,000 और फ्रेट है 8,500। ठीक है, 3,20,000 प्लस 15,000 प्लस 8,500, 3,43,500। और कितने यूनिट्स के लिए? 1,000 यूनिट्स के लिए पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 343.5। फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस के लिए हमें बताया गया 2,000 मैन आवर्स एट द रेट 80 पर मैन आवर। 2,000 घंटे काम हुए और 80 रुपए के हिसाब से पेमेंट करते हैं, तो दैट इज 2,000 इंटू 80, 1,60,000। $1,60,000 ये आ गया हमारे 1,000 यूनिट्स के लिए 160 रुपीज। सीधा लॉजिक है ना, 2,000 मैन आवर्स काम हुआ है 1,000 यूनिट के लिए, मतलब पर यूनिट 2 मैन आवर्स काम होता है। 1 मैन आवर्स का रेट है 80 रुपीज, तो 2 मैन आवर का रेट होगा 80 इंटू 2, 160 आ गया। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हमें बताया गया है 10 रुपीज पर मैन आवर। कितने मैन आवर्स काम हुआ है? 2,000, 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, 20,000। 1,000 यूनिट्स 20 रुपीज। प्राइम कॉस्ट मिलेगा अब हमें, प्राइम कॉस्ट होगा हमारा 1,000 यूनिट्स के लिए
343.5 प्लस 160 प्लस 20, 523.5। चेक करिए, 5,23,500 आ रहा है। 3,43,500 प्लस 1,60,000 प्लस 20,000, 5,23,500। ये मिल गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम ऐड करते हैं अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारे पास क्या क्या है? क्वेश्चन पढ़ा था तो हमें क्या पता चला था कि एक तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है, और दूसरा फैक्ट्री बिल्डिंग पे हम कुछ रेंट पे कर रहे हैं तो वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। चेक करते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर मशीन्स, तो डेप्रिसिएशन पहले निकालते हैं और हम कॉस्ट शीट ध्यान में रखना है। फॉर द मंथ ऑफ सितंबर बना रहे हैं, एक महीने के लिए कॉस्ट शीट बना रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन भी एक महीने का लेना है। क्या होता है ना कि हम एग्जाम में जब डरे हुए रहते हैं, पैनिक मोड में रहते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, और वहाँ पे सीधा हो सकता है कि 1 साल का डेप्रिसिएशन ले ले, तो यहीं पर मिस्टेक होता है। इन सब मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है। वर्किंग नोट, पहला कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। पर मंथ, ₹22 लाख का डेप्रिसिएशन। 10% सैल्वेज वैल्यू रहने वाली है, तो 10% होगा 2,20,000 डिवाइडेड बाई 10 है यूजफुल लाइफ। 22 लाख माइनस 2,20,000 डिवाइडेड बाई 10, 1,98,000। बट ये 1,98,000 इज फॉर कंप्लीट 1 ईयर, वी नीड टू फाइंड फॉर 1 मंथ। पर मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा 1,98,000 अपॉन 12, 16,500, ये पर मंथ का डेप्रिसिएशन। एक चीज, अब दूसरा बाइफर्केशन ऑफ रेंट। रेंट को भी बाइफर्केट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए रेंट के 3 हिस्से होंगे, एक फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, एक एडमिन ओवरहेड में जाएगा, एक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। तो हम कैसे बाइफर्केट करें? हम 1,20,000 रुपीज़ रेंट पे करते हैं पर मंथ की, और वो 2,400 स्क्वायर फीट फैक्ट्री के लिए। 2,400 स्क्वायर फीट के लिए हमने कितना रेंट पे किया? 1,20,000। तो 1 स्क्वायर फीट का रेंट मेरे को पता चल जाएगा पर मंथ। फिर हर प्रॉपर्टी, जैसे एडमिन के लिए जो प्रॉपर्टी ले रखी है उसका रेंट निकाल लेंगे, सेल्स के लिए जो प्रॉपर्टी ले रखी है उसका रेंट अलग से निकाल लेंगे, पैसे कंप्यूट करेंगे। देखिए बाइफर्केशन ऑफ रेंट। रुपीज 1,20,000 हमने पे किया है फॉर 2,400 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी। तो 1 स्क्वायर फीट का रेंट क्या आने वाला है? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2,400, 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर मंथ। 1 स्क्वायर फीट का रेंट है 50 रुपीज पर मंथ। अब हम बाइफर्केट कर लेते हैं। एडमिन के लिए हमने कितना ले रखा है, सेल्स के लिए कितना ले रखा है, और फैक्ट्री के लिए कितना ले रखा है। एडमिन के लिए है हमारे पास 240 स्क्वायर फीट, तो 240 स्क्वायर फीट, एक महीने का रेंट 1 स्क्वायर फीट का 50 रुपये, 12,000। सेल्स के लिए हमने 200 स्क्वायर फीट की जगह ले रखी है, तो इसका रेंट आएगा 10,000। जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज फॉर फैक्ट्री। 2,400 में से 240 गया एडमिन का, 200 गया सेल्स का, तो वो 1960 इंटू 50, 98,000 रुपीज़ आ गया हमारा बाइफर्केशन ऑफ रेंट। अब एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो एडमिन ओवरहेड है, अगर आप सीएमए के स्टूडेंट हो तो ऑफिस रिलेटेड जो भी एडमिन ओवरहेड होता है वो हम मानते हैं एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी सीएमए में। और इन सीए जो भी ऑफिस से रिलेटेड एडमिन ओवरहेड होता है उसको हम मानते हैं एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। मतलब अगर आप सीएमए के स्टूडेंट हो तो जो भी ऑफिस से रिलेटेड एडमिन ओवरहेड है वो आपको एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी मानना है और कहाँ पर ऐड करना है,
फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जब हम अपना नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं तो हम एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी ऐड करते हैं, वहां पर ऐड करना है। बट अगर आप सीए के स्टूडेंट हो तो आपको वहां पर नहीं ऐड करना है। आपको जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी जो ऐड करते हैं वहां पर ऐड करना है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे कि अगर आप सीएमए के स्टूडेंट हो तो जो भी ऑफिस रिलेटेड एडमिन एक्सपेंडिचर है, जैसे कि ऑफिस की रेंट, ऑफिस का डिप्रिसिएशन, ऑफिस फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, ऑफिस फर्नीचर का इंश्योरेंस, ऑफिस बिल्डिंग का इंश्योरेंस, ये सब जो भी खर्चे हैं सीएमए इंस्टीट्यूट इसको एज्यूम करता है एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। सीए इंस्टीट्यूट उसको एज्यूम करता है एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। देखिए क्या होता है ना, वो एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी को ट्रीट करने का उनका अपना अपना तरीका है। तो जैसा वो इंस्टीट्यूट फॉलो करती है, हम जिस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है उसको फॉलो करेंगे। अगर हम सीए के स्टूडेंट है तो हम मान के चलेंगे कि वो एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है, और अगर हम सीएमए के स्टूडेंट हैं तो हम मान के चलेंगे कि हम एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये सीए के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो सीए के आंसर्स को मैच करने के लिए मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उनको एज्यूम करूंगा कि नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम दो चीजें लेंगे, एक तो हमारा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और दूसरा हमारा रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है हमारी 16,500, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग है 98,000। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस, तो हमें मिलता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी तो है नहीं, तो हम सीधा लिख देते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि सेम आना है ना, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। $5,23,500 plus 16,500 plus 98,000, 6,38,000, 638। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम ऐड करते हैं एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। यही मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप सीएमए के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए ऑफिस रिलेटेड जो भी एडमिन ओवरहेड है, जैसे एडमिन स्टाफ की सैलरी, ऑफिस रेंट जो भी आप पे कर रहे हो उन सबको यहाँ पे ऐड कर दो। और अगर आप सीए के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको ऐड नहीं करना है, बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हम अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेंगे उसके बाद ऐड करेंगे, तो यहाँ नहीं करना है। प्लस क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नहीं है, प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं है, प्लस कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग ये भी नहीं है, लेस सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप है, स्क्रैप सेल हमने किया है कितने रुपए का, 35 kg स्क्रैप 150 रुपीज रेट, 35 इंटू 150 5250, 1000 यूनिट्स, 6,38,000 माइनस 5250, 6,32,750, ये आएगा 632.75। हमने कितने यूनिट्स अपने पास रखे हैं, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो हमें मिल जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक में तो कुछ भी नहीं है, बट क्लोजिंग स्टॉक में उन्होंने बताया हमें कि 100 बैग्स हमारे पास अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है। वैल्यू आ जाएगी 632.75, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 900 गुड्स हमने सेल किए, 632,750 माइनस 632,750 जो अभी भी हमारे पास स्टॉक में है 569,475।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मिल गया। अब हम क्या ऐड करते हैं, एडमिन ओवरहेड, जनरल। यही मैं कहना चाह रहा था कि अगर हम सीए के स्टूडेंट हैं तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और अगर हम सीएमए के स्टूडेंट रहते हैं तो हम यहीं पर ऐड कर देते हैं जो भी हमारा एडमिन रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट एडमिन ओवरहेड जो ऑफिस रिलेटेड होता है उसको प्रोडक्शन नेचर का ही मानकर चलता है। हमारे पास एडमिन स्टाफ की सैलरी है, एडमिन स्टाफ सैलरी, और एडमिन बिल्डिंग का रेंट है। दो ही चीज़ें हैं, एडमिन बिल्डिंग रेंट। एडमिन स्टाफ की सैलरी, एडमिन स्टाफ की सैलरी है 45,000 और रेंट था 12,000। दो ही खर्चे हैं। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पे आते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में हमारे पास 3 खर्चे हैं, एक सेल्स स्टाफ की सैलरी, एक सेल्स ऑफिस का रेंट, और तीसरा हमारा जो डिलीवरी बैग हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिलीवरी जो हमने दी है डिलीवरी बैग्स के लिए, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेल्स स्टाफ सैलरी, सेल्स ऑफिस रेंट, और फिर है हमारा डिलीवरी ऑफ बैग्स। सेल्स स्टाफ की सैलरी है 72,000, सेल्स ऑफिस रेंट है 10,000 और डिलीवरी ऑफ बैग शायद 18,000 था। एक बार वापस टैली कर लेते हैं। 72,000 सैलरी, 18,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और 10,000 रुपीज़ का रेंट। तो अब हम इन सब खर्चों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। $569,475 प्लस 45,000 प्लस 12,000 प्लस 72,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000, 7,26,475। 807.19 यह गई हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बस पुट करते जाना है वैल्यू, और कुछ नहीं है। चलिए जल्दी से बना लीजिए। तो ये हमने निकाला, प्राइम कॉस्ट निकाला, फैक्ट्री कॉस्ट निकाला, प्रोडक्शन निकाला, गुड्स सोल्ड निकाला, कॉस्ट ऑफ सेल्स सब निकाला। July 21. The following data relates to manufacturing of a standard product during the month of March 2021. Stock of raw material as on 1st March 2021. तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM। वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 1st March 2021, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड, अगेन पार्ट ऑफ परचेजेस। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, कुछ स्पेशल ड्राइंग हमने करवाई उसका कॉस्ट, तो स्पेशल ड्राइंग है डायरेक्ट एक्सपेंस। हायर चार्जेस पेड फॉर प्लांट, प्लांट हमने बुलाया और उसके लिए हायर चार्जेस हमने पे किया है। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रीटमेंट है। अब हायर चार्जेस पेड फॉर प्लांट, अब स्पेशली अगर हमने प्लांट को बुलाया तो डायरेक्ट एक्सपेंस का भी पार्ट बन सकता है, जनरली नहीं तो ऐसे ही बुलाया है तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। प्लांट हमने बुलाया, उसके लिए हमने भाड़ा दिया, ये फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हमने रिटर्न कर दिया तो माइनस कर देंगे रिटर्न में से, परचेजेस में से माइनस किया रिटर्न को, लेस फ्रॉम परचेजेस। कैरेज ऑन रिटर्न, अब जो गुड्स रिटर्न किया ना उस पर भी भाड़ा लग गया, तो जो गुड्स हमने रिटर्न किया है उसका जो भाड़ा होता है, उसका जो कैरेज होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है, ये फैक्ट्री रिलेटेड उचंती खर्चा है। एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में हमने पार्टिसिपेट किया, तो हम एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, ताकि जहाँ पे वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनसे हमारी नेटवर्किंग हो, हम क्लाइंट बेस अपना बढ़ा सकें। तो एक तरह से ये मार्केटिंग एक्टिविटी है, सेल्स रिलेटेड है ना, हम सेल करना चाहते हैं, सेल बढ़ाना चाहते हैं, उसके रिलेटेड है। तो ये सेलिंग का खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंस।
लीगल चार्जेस जो भी है दैट इज अ पार्ट ऑफ एडमिन ओवरहेड। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ को हमने सैलरी दी, अगेन पार्ट ऑफ एडमिन ओवरहेड। मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए खर्चा, अगेन अ पार्ट ऑफ एडमिन ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन पे डेप्रिसिएशन लगा। डिलीवरी वैन हमारे पास किस लिए है? गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन होगा दैट इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वेयर हाउसिंग चार्जेस, वेयर हाउस का चार्ज, वेयर हाउस गोदाम क्यों रखते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अगेन पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2021, ये है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। स्टोर ओवरहेड्स आर मटेरियल्स आर 20% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। स्टोर ओवरहेड्स हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 20% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। 10% of the output was rejected and a sum of 5,000 was realized as sale of scrap. सेल ऑफ स्क्रैप है, 10% आउटपुट रिजेक्ट हो गया। 10% ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? पहले जितना भी आउटपुट आया उसमें से 10% क्या है? रिजेक्ट हो गया, तो आउटपुट में से रिजेक्शन माइनस करेंगे तो मिलेगा फिनिश्ड प्रोडक्ट कितना होगा? पहले ये निकालिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट 8,000 यूनिट्स हमने आउटपुट निकाला, उसमें से 10% रिजेक्ट हो गया। 8,000 माइनस 10%, 800, मतलब 7,200 हमारा फिनिश प्रोडक्ट है। इन 7,200 में से 10% ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। जो फिनिश प्रोडक्ट है 7,200, इसका 10% डिफेक्टिव है। इसका 10% मतलब 720 यूनिट्स डिफेक्टिव है। एंड द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वर रेक्टिफाइड एट एन एडिशनल एक्सपेंडिचर विच इज इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। ये बहुत अच्छी लाइन है ये। 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो 720 यूनिट्स बनाने के लिए जो भी वेजेस लगेगा उसका 20% ही सिर्फ रेक्टिफिकेशन में लगा। गुड्स तो बनकर तैयार है ना, अब सिर्फ रेक्टिफाई करना है, थोड़ा मोड़ा ठीक करना है, तो पूरा पैसा तो नहीं लगेगा। तो वही बता रहा है कि जो भी पूरा पैसा लगता है इन 720 यूनिट्स पे, उसका सिर्फ 20% ही आपको देना है, क्योंकि हम सिर्फ गुड्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं। अगर हम पूरा गुड्स बनाते हैं तो जो पैसा लग रहा है उसका सिर्फ 20% देना है। मैं अगेन आपको फिर से जब करूंगा वर्किंग नोट में तो आपको वापस समझाऊंगा। अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि 720 यूनिट्स क्या डिफेक्टिव है, पूरा खराब नहीं है, सही है, थोड़ा सा ठीक करना है। तो जब हम थोड़ा सा ठीक करेंगे तो हम पूरा पैसा तो नहीं देंगे ना नए गुड्स के जितना, तो हम सिर्फ कितना दे रहे हैं? 20% दे रहे हैं। तो नए गुड्स बनाने के लिए जितना पैसा देना पड़ता है उसका 20% देना है, ये बस एज्यूम कर लीजिए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द अबव पीरियड शोइंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, सब निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। तो हमें ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही करनी है इन रेक्टिफिकेशन की। हाँ, और एक और चीज़, ये जो रेक्टिफिकेशन का खर्चा ये कहाँ जाएगा बताइए? वेरी गुड, जो भी रेक्टिफिकेशन का खर्चा होगा ना वो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होता है। जो भी रेक्टिफिकेशन खर्चे हम करेंगे दैट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। आइए सोल्यूशन। वन, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। सबसे पहले तो हम लिखते हैं आउटपुट 8,000 यूनिट्स। 8,000 यूनिट्स हमारा आउटपुट है, इसमें से रिजेक्शन, लेस रिजेक्शन एट द रेट 10%। 10% हमने रिजेक्ट कर दिया, 800 यूनिट्स। 7,200 यूनिट्स फिनिश प्रोडक्ट है ये हमारा। अब फिनिश्ड प्रोडक्ट में से भी 10% हम क्या कर रहे हैं? डिफेक्टिव मान रहे हैं।
डिफेक्टिव @10%। तो 7200 यूनिट्स का 10%, 720 यूनिट्स ये हमारा डिफेक्टिव है। अब जब 720 यूनिट डिफेक्टिव है, इसको रेक्टिफाई करेंगे तो कॉस्ट क्या लगने वाली है? कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन के लिए हमें क्या बताया गया है कि जो भी प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस बनती है, मतलब 720 यूनिट्स के लिए जो भी डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट बनता है उसका सिर्फ 20% लेना है। तो पहले तो मैं ये निकालूंगा ना कि 720 यूनिट्स अगर मैं पूरा वापस बनाऊं तो क्या डायरेक्ट वेजेस देने पड़ेंगे। मैंने डायरेक्ट वेजेस कितने दिए हैं, पहले ये देखिए। डायरेक्ट वेजेस मैंने दिए हैं 1,20,000। मैंने कितने यूनिट्स बनाए? 8,000 यूनिट्स बनाए, उसके लिए मैंने दिए 1,20,000। तो 720 यूनिट्स अगर बनाता तो क्या पैसे देता? मैंने 1,20,000 रुपीज़ दिए हैं कितने यूनिट्स के लिए? 8,000 यूनिट्स के लिए। मैंने 1,20,000 दिए 8,000 यूनिट्स के लिए। अगर मेरे को सिर्फ 720 यूनिट्स बनाने रहते तो मैं क्या पैसे देता? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1,20,000 को 8,000 से डिवाइड किया तो 1 यूनिट का पता चल गया। अब मेरे को 720 यूनिट्स बनाने हैं तो मल्टीप्लाई किया 720 से, कितना देता मैं? 1,20,000 रुपीज़ मैंने दिए 8,000 यूनिट्स के लिए, तो 1 यूनिट का 15 रुपये दिया। 720 यूनिट्स का कितना देना पड़ता? 10,800 देना पड़ता। अभी क्या मैं 720 यूनिट्स बनवा रहा हूँ? नहीं, 720 यूनिट्स को रेक्टिफाई करवा रहा हूँ। तो रेक्टिफिकेशन में क्या कॉस्ट लगेगा? सिर्फ और सिर्फ जितना पूरे पे लगता उसका 20%। रेक्टिफाई करवा रहा हूँ ना, पूरा तो बनवा नहीं रहा हूँ। पूरा बनवाता तो 10,800 लगता, लेकिन मैं अभी गुड्स को सिर्फ ठीक करवा रहा हूँ तो मेरे को अभी सिर्फ 20% देना है। 10,800 का 20%, 2160। तो ये है मेरी कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन की जो कॉस्ट है वो कहाँ चली जाएगी? वेरी गुड, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो सब हो गया हमारा। तो अब तो और कुछ वर्किंग करनी नहीं है, अब सीधा लिख देना है। चलिए, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें क्या यूनिट्स गिवन है मेरे को? नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं, नंबर ऑफ यूनिट्स तो गिवन है नहीं, तो हटाइए नंबर ऑफ यूनिट्स का कॉलम। ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM प्लस परचेजेस प्लस फ्रेट ऑन परचेजेस। परचेजेस में हमने फ्रेट दिया है, लेस रिटर्न्स, गुड्स हमने रिटर्न भी किया है, फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM। यही चीज़ें हैं, और कुछ है क्या? एक बार वापस देख लेते हैं, अभी तो यही ध्यान में आ रही है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा 80,000 प्लस परचेजेस। हमने परचेज कितने के गुड्स किए हैं? परचेज किए हैं हमने 2 लाख रुपीज़ के। फ्रेट ऑन परचेजेस, परचेजेस में हमने फ्रेट दिया है, कैरेज इनवर्स 20,000। रिटर्न्स, रिटर्न भी हमने किया है गुड्स, कितने का रिटर्न किया है? रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल 40,000। रिटर्न्स का जो कैरेज है दैट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि वो एक उचंती खर्चा है, हम यहाँ पर से माइनस नहीं कर सकते, माइनस कर दे रहे हैं। अगर आप खुद सोचिए, अगर हम यहाँ से रिटर्न माइनस कर दे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने कॉस्ट में से कम कर दिया है। बट क्या वो मेरे कॉस्ट में से कम हुआ है? नहीं, मेरे लिए तो एक अलग खर्चा आ गया है। मैंने गुड्स वापस किया, उसमें भी मेरे को भाड़ा देना पड़ा, तो वो तो मेरे कॉस्ट का पार्ट है ना, मेरे जेब से और पैसे लग रहे हैं। अगर हम माइनस कर देंगे तो वो तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? सेविंग्स हो जाएगी। मैंने अगर यहाँ से जो भी कैरेज लगा रिटर्न में उसको माइनस कर दिया तो आप खुद सोचिए, वो तो मेरे लिए सेविंग्स है। बट मैंने कैरेज दिया है रिटर्न में तो वो मेरे लिए कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट आइटम बनेगा, वो फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट बनेगा।
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम है हमारा 30,000। यही सब खर्चे हैं मटेरियल से रिलेटेड। तो 80,000 प्लस 2 लाख प्लस 20,000 माइनस 40,000 माइनस 30,000, 2,30,000। ये आ गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब हम इसमें प्लस करेंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस 1,20,000, डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग एक ही डायरेक्ट एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग की कॉस्ट है 30,000। कॉस्ट ऑफ ड्राइंग 30,000 मिल जाएगा हमें प्राइम कॉस्ट। $2,30,000 प्लस 1,20,000 प्लस 30,000, 3,80,000। ये है हमारा प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारे पास हैं सबसे पहले कैरेज ऑन रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, $6,000। हायर प्लांट हायर चार्जेस, प्लांट को हमने भाड़े पे लिया था, प्लांट हायर चार्जेस हैं हमारे 24,000। फिर प्लांट हायर चार्जेस हो गए हैं स्टोर ओवरहेड्स, मटेरियल कंज्यूम्ड का 10%, मटेरियल कंज्यूम्ड है हमारा 2,30,000। स्टोर ओवरहेड्स 10% ऑफ 2,30,000, 23,000 स्टोर ओवरहेड्स। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट है 3,80,000 का 20%, 76,000। और तो कुछ है नहीं कि और भी कुछ है। एक है हमारा ये रेक्टिफाइड गुड्स, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, वर्किंग नोट 1। रेक्टिफिकेशन के पीछे हमने कितने पैसे खर्चे किए हैं 2,160। यही खर्चे हैं और तो कुछ खर्च है नहीं जो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनने चाहिए। ये बार देख लीजिए और जल्दी से मेरे को बताइए। और कोई खर्चे हैं नहीं। तो इनका टोटल 6,000 प्लस 24,000 प्लस 23,000 प्लस 2,160 प्लस 76,000, 131,160। ये मिल जाएगा हमें। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया तो हमें मिलेगा अब हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट
ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया हमारा 3,80,000 प्लस 1,31,160, 5,11,160, 5,11,160 ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है हमें, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है हमारा 50,000, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 24,000। मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 50,000 माइनस 24,000, 5,37,160। नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर हम ऐड करते हैं एडमिन ओवरहेड, प्रोडक्शन नेचर, प्रोडक्शन रिलेटेड, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, R&D कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, लेस सेल ऑफ स्क्रैप। तो प्रोडक्शन रिलेटेड कोई एडमिन खर्चा नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नहीं है, R&D कॉस्ट नहीं है, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट नहीं है, सेल ऑफ स्क्रैप है। सेल ऑफ स्क्रैप कितना है हमारा? सेल ऑफ स्क्रैप है 5,000। 10% ऑफ द आउटपुट वॉज रिजेक्टेड एंड अ सम ऑफ 5,000 वॉज रियलाइज। तो 5,000 रुपये आ गए, 5,000 माइनस कर देंगे हम यहाँ से। अब हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,32,160। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स की कुछ नहीं, कोई भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है। तो यही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। गुड्स सोल्ड 5,32,160। अब इसमें हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है? एडमिन ओवरहेड जो कि जनरल या फिर मार्केटिंग नेचर के हैं, और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्लस एडमिन ओवरहेड, प्रोडक्शन रिलेटेड, नॉन प्रोडक्शन नेचर के जो एडमिन ओवरहेड्स हैं, नॉन प्रोडक्शन नेचर। इसमें हमारे पास एक तो है लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस के बाद एडमिन स्टाफ की सैलरी है, लीगल चार्जेस, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। लीगल चार्जेस अमाउंट 2,500, सैलरी 25,000 और मेंटेनेंस 2,000। 2,500, 25,000 और 2,000। 2,500 प्लस 25,000 प्लस 2,000, ये आ रहा है 29,500।
अब हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में हमारे पास क्या क्या है? पहले तो एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, expenses for participation in industrial exhibition। दूसरा depreciation on delivery van। फिर है वेयर हाउसिंग चार्जेस। और कुछ है? नहीं, डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन हो गया, वेयर हाउसिंग चार्जेस हो गया, एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन हो गया। ये 3 खर्चे, और तो कुछ है नहीं। अमाउंट देख लीजिए फटाक से। डिलीवरी वैन की डेप्रिसिएशन 6000, वेयर हाउसिंग चार्जेस 1500 और 8000। 8000, 6000 और 1500 सब मिला के हमारा कॉस्ट आएगा 8000 प्लस 6000 प्लस 1500, 15500। कॉस्ट ऑफ सेल्स 5,32,160 प्लस 29,500 प्लस 15,500, 5,77,160। यह आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कुछ भी नहीं करना है, बस पुट करते जाना है। चलिए जल्दी से बना लीजिए इसको। जल्दी जल्दी बनाइए। ये कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन का एक ट्रीटमेंट अलग है इस क्वेश्चन में, बस बाकी तो कुछ अलग है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम जनवरी 2021 पे। अरे ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी लग रहा है। The following data are available from the books and records of Q Limited for the month of April 2020. Direct labor cost 1,20,000 है और ये 1,20,000 जो है फैक्ट्री ओवरहेड्स का 120% है। 1,20,000 जो है ये 120% है फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या आने वाला है? 1,20,000 बाई 120%, 1,20,000 बाई 120%, 1 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, सेल्स गिवन है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, सेलिंग एक्सपेंस गिवन है, जनरल एडमिन एक्सपेंस गिवन है। सब कुछ तो गिवन है, कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, ये सब निकालना है, तुरंत बन जाएगा ये तो। चलिए तुरंत बनाएंगे इसको एकदम। क्या क्या निकालना है हमें? सबसे पहले प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट अर्न। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के लिए हमारे पास देखिए 3-4 डेटा हैं, वो हमें पहले कंप्यूट करने पड़ेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में पहले तो एक हो जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें हम प्लस करेंगे परचेजेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये पर यूनिट हटा दीजिए, यहाँ यूनिट से कोई लेना देना है ही नहीं।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम क्वेश्चन में गिवन है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम है हमारा 20,000, क्लोजिंग स्टॉक है 25,000। जो वैल्यू गिवन है पुट करते जाइए, 20,000 और माइनस 25,000, ठीक है। डायरेक्ट लेबर है हमारा 1,20,000, डायरेक्ट एक्सपेंस शायद क्वेश्चन में नहीं है। प्राइम कॉस्ट तो अभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि परचेजेस नहीं पता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल जाएगा, मिल ही गया है 1 लाख। भैया 1 लाख कैसे आया? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 1,20,000 और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये जो 1,20,000 है ये 120% है फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 120% किया मैंने, तो 1 लाख रुपीज़ आ गया हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब प्राइम कॉस्ट नहीं पता है तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी नहीं पता चलेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP पता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है 20,000, क्लोजिंग है 30,000। 20,000 ओपनिंग, 30,000 क्लोजिंग। नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगा वो भी अभी नहीं पता। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग है नहीं, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड है नहीं, R&D कॉस्ट है नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अभी तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है हमारा 50, क्लोजिंग स्टॉक है 60। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी अभी नहीं मिलेगा। एडमिन ओवरहेड जनरल मार्केटिंग रिलेटेड है, हाँ भैया है। एडमिन ओवरहेड जनरल मार्केटिंग रिलेटेड है 18,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी गिवन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है भैया 22,000, ये भी गिवन है। अब मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो नहीं निकाल सकते, देखते हैं अब क्या गिवन है। अब आपको सीधा कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है 4 लाख, पुट कर दीजिए यहाँ पे 4 लाख। बैक कैलकुलेशन से चलेंगे अब हम। 4 लाख, सेल्स भी गिवन है 5 लाख, तो प्रॉफिट जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ जाएगा 1 लाख। प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 1 लाख, सेल्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है। अब बैक कैलकुलेशन करते हुए चलिए, हमें पता है कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, बैक कैलकुलेशन करना है। तो बैक कैलकुलेशन में क्या करते हैं, जो माइनस है उसको प्लस करना है और जो प्लस है उसको माइनस करना है। तो ये दोनों प्लस में है तो इन दोनों को माइनस करते हुए चलिए। 4 लाख माइनस 22,000 माइनस 18,000, 3,60,000, यह आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीधा लॉजिक है ना, 3,60,000 में 18,000 और 22,000 प्लस करेंगे तो ही 4 लाख आएगा। तो 4 लाख में से उन दोनों को माइनस कर दिया। फिर बैक कैलकुलेशन 3,60,000, इसमें से 60,000 प्लस करना है क्योंकि बैक कैलकुलेशन में उल्टा करना है। 60,000 प्लस 50,000 माइनस, यह आ गया हमारा 3,70,000। 370 में 50 प्लस करिए, 60 माइनस करिए, 360 आ जाएगा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेगा, 3,70,000 ही। अगेन बैक कैलकुलेशन 3,70,000 प्लस 30,000 माइनस 20,000, 3,80,000 आएगा हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें से 1 लाख माइनस करिए, प्राइम कॉस्ट आएगा 2,80,000। फिर 2,80,000 में 1,20,000 माइनस करेंगे तो 1,60,000 आ जाएगा हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो वैल्यू आनी चाहिए 160। अगेन बैक कैलकुलेशन 160 में 25,000 प्लस 20,000 माइनस 1,65,000 हो गया। एकदम बैक कैलकुलेशन करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, एकदम इजी क्वेश्चन था ये तो। चलिए जल्दी से बना लीजिए अपने से, कोई वर्किंग नोट कुछ नहीं, सीधा वैल्यू पुट करना है, बैक कैलकुलेशन मार देना है।
बस बैक कैलकुलेशन करते समय ध्यान क्या रखना है, साइन चेंज कर देना है, जो माइनस है उसको प्लस करते हुए चलना है और जो प्लस है उसको माइनस करते हुए चलना है। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो वैल्यूएबल लगी होंगी। अब मेरी आपसे 3 छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा आप जब करते हैं तो YouTube को ये लगता है कि हमने कुछ वैल्यूएबल काम किया। आपके लिए कुछ नहीं जाता, बट हमारे लिए YouTube के तरफ से ये एक एसेट बन जाता है। सेकेंडली, आपने इस वीडियो में जब सारी बातें सुनी तो आपको क्या सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लगा, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, जिसे पढ़कर हम सीखें और अगली बार वीडियो को और बेहतर बनाने का कोशिश करें। और तीसरा, हो सके तो प्लीज इस वीडियो को किसी एक जन के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हम और भी लोगों को प्रभावित कर सकें। तो फिर आज यहीं रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।